That is the definitions under the Standing Order Act. सबसे पहले इसमें आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन A, appropriate authority. An appropriate authority has been defined as an authority appointed by the appropriate government to exercise the functions of an appropriate authority under the Act, as we've seen in Industrial Dispute Act, as well as Workmen Compensation Act, who are taking a decision, who are taking an inquiry on behalf of government. There's a commissioner, and that commissioner is an appropriate authority. The word appropriate used for that thing or that jurisdiction under which the industry is situated. Means a person is appointed by the government for that functions. Okay. So in this matter, the appropriate authority is that person who is appointed by the state government or concerned government to exercise the function of appropriate authority under this act, and such appointment is to be made by the notification in official gazette, specifying the area within which such authority is to exercise its power. फिर आता है appropriate government, section 2 subsection B. सेक्शन 2 सबसेक्शन B, यहाँ पे है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में जो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देखा था, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में देखा था, वही चीज यहाँ पे आएगी. Which means the jurisdiction of a government under which the industry is situated. और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है जब इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडिया नाम की जगह वो ऑल टेरिटरी है, बट स्पेसिफिक प्लेस नहीं. स्पेसिफिक प्लेस में आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, ऐसी चीजें आपकी अवेलेबल है, राइट. तो अब यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर वो रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन वहां पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे ये ऑल ओवर इंडिया वर्क करती है. एयर इंडिया ऑल ओवर इंडिया वर्क करती है. ये किसी एक स्टेट की नहीं है. लेकिन अगर आप एसटी की बात करें तो ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है. बेस्ट की बात करें BEST, ये सिर्फ एक महाराष्ट्र का दैट मुंबई का एक कॉर्पोरेशन है. ठीक है. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगी अंडर विच सच इंडस्ट्री, सच वर्किंग यूनिट आर डूइंग देयर जॉब. Clear? It is the same definition as we seen under the Industrial Dispute Act. ठीक है. And the definition under the same, the employer employee are same. Let's first see the certifying officer, section 2 subsection C. Certifying officer means and include a labor commissioner, a regional labor commissioner, or any other officer appointed by the appropriate government by notification in official gazette. कई बार जैसे अगर हम थाने डिस्ट्रिक्ट जैसी बात करें तो अब तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया है एज वी डिस्कस अर्लियर, बट किसी जमाने में थाने में भी वागले, भिवंडी ये एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था. यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रीज थी. अब भिवंडी में रह गई है, वागले स्टेट में भी लगभग अब खत्म होने की हालत में है. तो ये जो रीजन था, जेके ग्राम रीजन,
वागले स्टेट रीजन, भिवंडी रीजन, यहाँ पे n नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी, तो अकेले कमिश्नर के बस की बात नहीं थी इतने सारे मैटर को हैंडल करने की। तो यहाँ पे लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डेप्यूटी लेबर कमिश्नर ऐसे अपॉइंट किए गए। तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और कंपनीज आपके ये अथॉरिटीज अपॉइंट होते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद आता है एम्प्लॉयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। Employer means under this act, the employer is a person under whom the factory or establishment is working. In other words, the employer is the person who is giving a employment to the other person. Employer is the person who is responsible for the owner of a supervision and control under the industrial establishment. यहाँ पर board of directors या हेड वो भी एम्प्लॉयर ही लाए जाते हैं, एम्प्लॉयर ही माने जाते हैं एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर। डोंट मिक्स इट विद द एम्प्लॉयर्स कंपेंसेशन एक्ट। द मीनिंग एंड द एप्लीकेशन पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एम्प्लॉयर कंपेंसेशन एक्ट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। तो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ लेबर लॉ, but application of such definitions are different. Okay, so employer is the person who is the owner or who are the owner in case of one or more directors, the person who are representing the employer, who are providing a job supervision and control like a manager, who is also comes they are also comes under the definition of employer. क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये डेफिनेशन चलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेफिनेशंस होती है। मीन्स आप हर जगह एक ही चीज, अब आप बोले सर कपड़ा तो कपड़ा है कहीं पे भी पहने, तो ऐसे नहीं चलता, राइट? एप्लीकेबिलिटी अलग अलग होती है। ऐसे ही जो डेफिनेशंस पार्ट है, जो जहां पर सेम है, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आप बदल नहीं सकते, वो डेफिनेशन सेम है, लेकिन एम्प्लॉयर की कैटेगरी को आपको बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें तो वहां पे सिर्फ वर्कमैन थे, लेकिन बैंगलोर वाटर सप्लाई केस के ट्रिपल टेस्ट के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐड हुए। अब इंस्टीट्यूशन ऐड होंगे तो वहां पे एम्प्लॉयर भी अपने आप ऐड हो जाएंगे। उसके बाद उसमें भी जो सुपरवाइजर पोस्ट पे थे, मिनिमम वेज 10,000 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिखाई गई थी, लेकिन एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट में सुपरवाइजर को भी इंक्लूड कर लिया गया एम्प्लॉयज में। अब यहाँ पे वापस एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे पेमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे है कि द पर्सन हु आर परफॉर्मिंग देयर वर्क एज अ सुपरवाइजर, थोड़ा सा भी सुपीरियर हुआ, फॉर एग्जाम्पल सीआर ऑफ अ क्लास या सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ प्रोफेसर्स के लिए सबसे बड़ी पोस्ट है, कुछ के लिए ऐसे हैं कि नहीं ऑल आर इक्वल, कुछ ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर स्टूडेंट वो सेम है, बट अलग अलग प्रोफेसर की नजर में अलग अलग तरीके से पेश आ रहा है। ऐसे ही डेफिनेशंस पार्ट होते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो पेश आते हैं। तो इसके लिए डोंट मिक्स द डेफिनेशंस। जिन्हें बोल रहा हूं एज इट इज है उनको तो आप फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन मिलाने का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट सिमिलैरिटीज लगे। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, द फैक्ट्रीज
under the Factories Act, railway under the Indian Railway Act, industrial establishment under the Payment of Wages Act. These all are treated as industrial establishment. जो आपने industry का definition पढ़ा था, you may use the reference of a same in the industrial establishment. आई बात समझ में? यहाँ पे आप वो यूज कर सकते हैं कि what is industrial establishment, but no need of any attachment or reference of Bangalore water supply case. राजप्पा केस का रेफरेंस यहाँ नहीं देना है. आप इंडस्ट्री का डेफिनेशन उठा सकते हैं खाली जो एक्ट में दिया है. कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यहाँ नहीं लगेगा. अब आप बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है. एक तरफ आप सिखाते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो हर जगह अप्लाई है. एप्लीकेबल है, पर जहां पे जरूरत है वहां पर फिनाइल इंपॉर्टेंट है, डेटॉल इंपॉर्टेंट है. अभी इस समय जो हमारा चल रहा है, सैनिटाइजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट डजंट मीन कि आप उसको रोटी में लगा के खा ले, चावल में डाल के खा ले. अब इंपॉर्टेंट तो है. आप बोलेंगे सर मोदी जी ने बोला है सैनिटाइजर का यूज हमेशा करो, हर जगह करो, तो हर जगह का मतलब वो जगह एप्लीकेबल है. ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जब डेफिनेशन दिया इंडस्ट्री का, तो वो रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था. तो अगर आप रेफरेंस लेंगे तो रेफरेंस सिर्फ आप एक्ट से लेंगे, वो चीज कंपेंसेशन में इंक्लूड नहीं होगी, वो चीज आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होगी. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो सही है, डेफिनेटली सही है, पर वो एप्लीकेबल कहाँ हो रही. जैसे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कई बार किसी रिलीजियस मैटर में दे भी देता है, ट्रिपल तलाक इज प्रोहिबिटेड, तो वो क्या हिंदुओं के लिए है होगी क्या? अब आप बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट तो सबका है, पर जहां पे एप्लीकेबिलिटी है वहीं होगी, हर जगह नहीं. आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में टेक अ रेफरेंस ओनली फॉर अ डेफिनेशन पार्ट, नॉट अ डिस्क्रिप्टिव पार्ट. उसके बाद आते हैं प्रिस्क्राइब, सेक्शन 2 सबसेक्शन F. The term prescribed used under this act means the prescribed rules made under the act by the appropriate government. That means the Industrial Employment Standing Rule 1946, the Industrial Establishment 1959, which are in force of state of Maharashtra. महाराष्ट्र बना 1960 में. उसके पहले बॉम्बे के रूल यहाँ चलते थे. मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉम्बे एक अलग स्टेट था, प्रोविंस सिटी थी. ठीक है, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, ये 3 प्रोविंस सिटी थी जिनके थ्रू ब्रिटिशर्स काम करते थे, हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे. हमारा कैपिटल कोलकाता था, दिल्ली नहीं. ओके, तो इन सारी चीजों में आपके जो पुराने रूल्स थे, नए स्टेट बनने का मतलब पुराने रूल्स खत्म हो जाएंगे जरूरी नहीं है, आपको रेफरेंस लेना पड़ता है. दैट इज नोन एज प्रिस्क्राइब. इट इज प्रिस्क्राइब अंडर द ओल्ड एक्ट. वो रेफरेंस आपको, क्योंकि नाम बदल देने से जगह नहीं बदल जाती. जैसे इलाहाबाद का नाम बदल दिया तो जो कामकाज चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, लोग नहीं बदल दिए हमने. और लोग बदलने का इफेक्ट आप देख चुके हैं. 1947 में 2 कंट्री बनी और कंट्री ने अपने लोग बदलना शुरू किए, तो किस लेवल पर वहां पे जेनोसाइड हुआ. ओके, फिर उसके बाद आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, सेक्शन 2 सबसेक्शन G. स्टैंडिंग ऑर्डर आर डिफाइंड टू मीन रूल्स रेगुलेटिंग or relating the matter set out in a schedule to the act. These are discussed as length. मतलब standing order, but obvious है, the order which are containing a rules and regulation, that orders are known as standing order. Clear? उसके बाद trade union. The trade union is the union of workers who are combined to perform the work and function as per the Trade Union Act.
1926. Wages, that means a payment. The wages and workmen are used in an act. Same meaning है जो section 2 and section 2 section subsection R और section 2 subsection S में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर रेफरेंस की बात की हुई है. तो यूज ओनली अ डेफिनेशन पार्ट, नॉट अ रेफरेंस पार्ट. ओके, सो वेजेस एंड वर्कमैन आर सेम. उसके बाद हम आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर. दिस इज अवर न्यू टॉपिक. द डेफिनेशंस पार्ट आर ओवर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट. This is the main functions of a standing order. जहाँ पे सस्पेंशन है, डिसमिसल है, कंफर्मेशन है, एज ऑफ रिटायरमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, मीन्स ये जितने आपको 19 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे मैटर्स ऑफ अ जुरिडिक्शन है जहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो सकता है. तो जनरल रूल्स बायलॉज अगर आप पढ़ेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपका स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होता है. ओके, एज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट, द स्टैंडिंग ऑर्डर आर बाइंडिंग ऑन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. दोनों के लिए है. देखिए, जब हम रूल बनाते हैं तो रूल हमेशा टू साइड होता है. अगर मैं आप लोगों के लिए कोई रूल बना रहा हूं तो वो रूल मेरे लिए भी एप्लीकेबल है. These rules are binding on both the parties. एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी, बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ अ इंडस्ट्री. उन दोनों के कॉम्बिनेशन से इंडस्ट्री चलती है. कोई भी अकेला सुपीरियर नहीं है. विदाउट एम्प्लॉयर आप इंडस्ट्री नहीं सोच सकते, बट वॉइस वर्सा विदाउट एम्प्लॉयज भी आप इंडस्ट्री नहीं सोच सकते. ओके, इन दोनों सिचुएशन में आपके ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग ऑर्डर is applicable for both the parties. However, they are not statutory provisions themselves. But obviously इसको कोई legislator तो पास करता नहीं है, legislation से पास नहीं होता, इसीलिए ये rules और regulation कहे जाते हैं, law नहीं. इंटरलोकेटरी होते हैं, इसलिए ये ऑर्डर कहे जाते हैं, एक्ट नहीं. ओके, दैट इज टू से इवन व्हेन अप्रूव, स्टैंडिंग ऑर्डर डज नॉट बिकम अ लॉ. स्टैंडिंग ऑर्डर को भी आर्बिट्रेरीनेस से आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते. आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, उसको सर्टिफाइड कराना पड़ता है. सर्टिफाइंग ऑफिसर के बारे में हमने पढ़ा है. ओके, और वो रूल्स आप एप्लीकेबल अप्लाई करते हैं अपनी इंडस्ट्री में. देन टू अथॉरिटी ने उसको पास भी किया है तो भी वो लॉ नहीं है. रीजन, एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है लॉ बनाने का. आपके रूल्स और रेगुलेशन को अलाउ कर देगा. जैसे आपके सोसाइटी का रूल है, आप जहां रहते हैं वहां पे बहुत सारे रूल हैं, बट इट डज नॉट बिकम अ लॉ. जहां पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट आ जाएगा वहां पर लॉ एप्लीकेबल होगा, आपके रूल्स नहीं. तो भले ही उसको सोसाइटी रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया हुआ है, सब डिविजनल रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया हुआ है, देन उसके बाद भी ये आपका लॉ नहीं बनेगा. राइट, आपके सोसाइटी के रूल्स. ऐसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर में एम्प्लॉयर ने अपने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कोई लॉ बनाना चाहा, कोई रूल बनाने चाहे, बायलॉज बनाने चाहे, ऐसी सूरत में वो एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है कि वो इलीगल है. लीगैलिटी तो उनको है, बट it is not treated as a law, and it is decided by the Supreme Court in Rajasthan SRTC, State Road Transport Commission versus Krishnakant, All India Reporter 1955, Supreme Court, page number 1715. Okay, उसके बाद आते हैं हाउ स्टैंडिंग ऑर्डर आर फ्रेम्ड एंड सर्टिफाइड.
स्टैंडिंग ऑर्डर को फ्रेम कैसे किया जाए और सर्टिफाइड कैसे किया जाए। भाई स्टैंडिंग ऑर्डर आप बनाएंगे, आप भले ही एम्प्लॉयर हैं, आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में आपका पैसा लगा हुआ है, देन टू आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से कि ये लॉ मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। ओके, तो यहां पर भी वही चीज है। As far as of framing, clarification and application of standing orders are concerned, section 3 to section 10 of the act lay down the necessary procedure to be followed in connection. However, in 1958, these sections were substantially amended in their application to erstwhile Bombay State. क्यों किया गया बॉम्बे स्टेट में इसको? क्योंकि 1960 में आपने एक अलग स्टेट बना लिया, दो अलग स्टेट बने, एक बना महाराष्ट्र, दूसरा बना गोवा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि अलग अलग स्टेट में सेंट्रल एक्ट की क्या पोजीशन होगी, मेन पॉइंट। सो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, within a period of 6 months from the date of which the act become applicable to an industrial establishment, the employer must submit to the certifying officer, that is a labor commissioner or regional commissioner, 5 copies of draft of a standing order proposed to be adopted by the employer in his industrial establishment. आपको अपने इंडस्ट्री में कोई बायलॉज बनाने हैं, रूल एप्लीकेबल करने हैं, तो उसके 5 कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उन 5 कॉपियों को आपको ड्राफ्टिंग अपनी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। ओके, when doing so, the employer must carefully ensure that such drafts contain all the matters set out in a schedule to the act. जो अभी हमने schedule पढ़े हैं, वो सारे matters उसमें involved हो उस draft में, so far as matter applicable to his establishment. जो अभी हमने 19 पॉइंट पढ़े, उन्हीं में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है उनको। ओके, ऐसे में 19 के 19 पॉइंट पे क्या रूल आप बना रहे हैं, ये ड्राफ्टिंग उसकी होनी चाहिए। मींस यू हैव टू टच ऑल पॉइंट्स while proposing your standing order, which is to be certified from the appropriate authority. Okay, as well as it contain the notification. आपका रीजनेबल, आपका रीजन चाहिए कि आपने ये चीज यहाँ पे क्यों अप्लाई की है, उसके पीछे आपका रीजन क्या है, ये भी आपको बताना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ऑन अ रिसीट ऑफ अ ड्राफ्ट द सर्टिफाइंग ऑफिसर फॉरवर्ड अ कॉपी टू द ट्रेड यूनियन, बिकॉज कोई भी लॉ लगने के पहले सामने वाले से भी बात करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, इंडस्ट्री है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, इसीलिए ये 5 ड्राफ्ट मंगाए जाते हैं। एक ड्राफ्ट भेजा जाता है किसको? ट्रेड यूनियन को। उनसे पूछा जाता है 15 दिन के अंदर इसको पढ़िए और रिप्लाई दीजिए, इफ यू आर हैविंग एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द सेम। नहीं है तो एनओसी दे दो, बट अगर ऑब्जेक्शन है तो 15 दिन के अंदर दीजिए। और अगर ट्रेड यूनियन नहीं है उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में तो वर्कमैन को दे दिया जाता है कॉमन कि ये रूल प्रपोज्ड है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, और दोनों साइड को सुनने के बाद, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन दोनों को सुनने के बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर उस ऑर्डर को पास करता है। अगर कुछ कमी लगती है या लगता है कि ये रूल थोड़ा सा हार्श है, उसको चेंज भी कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं इट्स ओके, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ट्रेड यूनियन जो बोल रही है वो यूज का नहीं है, तो वो उसको पास कर सकता है। तो इन ऑल सिचुएशन आपके ये लॉ
डिस्कस करके पास होते हैं डेमोक्रेटिक वे से। ओके, बट डेमोक्रेसी में भी ये नहीं होता है कि आपकी हमेशा मर्जी चलेगी। राइट टू हियरिंग है आपको, बट राइट टू रॉन्ग चीज नहीं है। सही या गलत होगा, उसके बाद राइट टू जस्टिस है। जैसे आप कोर्ट जाइए, फंडामेंटल राइट है आपका, कोर्ट जाइए, आप जो रिलीफ मांगेंगे वो मिलेगी, बट जस्टिफाइड रिलीफ। ऐसे ही यहां पर है स्टैंडिंग ऑर्डर, जस्टिफाइड ग्राउंड होना चाहिए। ओके, उसके बाद इट इज हाउएवर टू बी नोटेड दैट स्टैंडिंग ऑर्डर two conditions must be satisfied. That is, provision should be made in standing order for every matter set out in a schedule. जो हमने 19 पॉइंट पढ़े हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर उन सारे 19 पॉइंट को टच करना चाहिए। दूसरा, स्टैंडिंग ऑर्डर शुड बी अदरवाइज बी कंफर्मिटी विद ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। स्टैंडिंग ऑर्डर में जो एक्ट हमने बनाया है उसकी कंफर्मिटी होनी चाहिए। मीन्स कोई भी अल्ट्रा वायरस नहीं हो, कोई भी ऐसा नहीं हो जो एक्ट के खिलाफ जाए। ओके, तो दीज टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर। और सर्टिफाइंग ऑफिसर का काम क्या होता है, जो हमने डिस्कस किया कि 5 कॉपीज मंगाएगा एम्प्लॉयर से, 5 कॉपीज के बाद वो उस पर डिस्कशन करेगा, सामने वाले को नोटिस देगा। अगर लेबर कोर्ट है, लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन, अदरवाइज पर्सनल। उनको देने के बाद 15 दिन का टाइम देगा कि 15 दिन के अंदर आप अपने रिप्लाई सबमिट करिए। वो होने के बाद हेयरिंग लेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो, और हेयरिंग के बाद वो अपना डिसीजन देगा स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। लेबर कमिश्नर के पास पावर है कि एम्प्लॉयर के पास वापस भेज देगा वो। ओके, कि फेयरनेस इसमें है या नहीं इस ऑर्डर की, वो चेक करेगा कि एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, कोई हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइंग ऑफिसर अप्लाई करेगा। इससे रिलेटेड केस लॉ भी है आपको, जो आप सेल्फ स्टडी में रीड करेंगे। तो दिस इज द पावर एंड फंक्शन यूज फॉर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ओके, और जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से सेटिस्फाइड हो जाएगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो इसमें वो उसको अलाउ कर देगा, सर्टिफाइड कर देगा। देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर अभी हमने देखा कि आपको अप्लाई करना था, ड्राफ्ट भेज दिया आपने, 5 कॉपी और ड्राफ्ट भेजा, उसके बाद एम्प्लॉयर ने उसको भेज दिया अलग अलग ट्रेड यूनियन को या अलग अलग वर्कर्स को। अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो विदिन 7 days आफ्टर द रिसीविंग ऑफ अ ड्राफ्ट। ठीक है, अब उसके बाद जब ये हुआ और विदिन 15 days आपको रिप्लाई भी देना है। ठीक है, रिप्लाई देने के बाद अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन भी सुनेगा, नहीं आता है स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाइड कर देगा। तो ऐसे में स्टैंडिंग ऑर्डर आपका अप्लाई हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो अप्लाई हुआ है उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, मुझे मॉडिफाई करना है, तो क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले याद रखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर वंस सर्टिफाइड then it shall not be changed until expiration of 6 months from which it or they came into operation, unless it is done under an agreement between the employer and employees and trade union as the case may be. देखिए, जो स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड करके अप्लाई हो गया, मान लेते हैं 1 January से अप्लाई हुआ,
अब अगर मुझे इसमें मॉडिफिकेशन करना भी है तो 30 जून के पहले पहले मैं इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं मॉडिफाइड करूं तो वो इलीगल है। बट एक रास्ता दिया हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच या एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन के बीच, ऐसे में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसा नहीं होता कि आज आप कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर में फिर पलट गए, फिर आप आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होता, एक बार बोल दिया तो एटलीस्ट अब 6 महीना आपको टिकना पड़ेगा उसमें, बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मजबूरी है बट अब झेलना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर याद रखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो बना के देगा टाइम पे, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के लिए आपको कम से कम 6 महीना रुकना पड़ेगा। और लेकिन अगर एग्रीमेंट है आपके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में या एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में, कि अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो 6 महीने की जरूरत नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपका ये सारी चीजें अलाउड होती है। ओके, कि कई बार कुछ रूल बन जाते हैं जो एम्प्लॉयर को पसंद नहीं आते, तो आप वो एग्रीमेंट करके चेंज कर सकते हैं। कमिश्नर के पास वाइडर पावर है, रूल्स एंड रेगुलेशन में उसको आप दबा नहीं सकते। ठीक है, अब फिर भी अगर एम्प्लॉयर बोले उसको पसंद नहीं आ रहा है तो भैया काम तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कमिश्नर है वो। ओके, तो द क्लियर इसमें एक मॉडिफिकेशन में केरला हाईकोर्ट ने एक दिया था दैट द वर्ड मॉडिफिकेशन नॉट टू बी गिवन अ रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग implying only a minor changes। मीन्स यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में छोटी छोटी टेक्निकल एरर नहीं, आप पूरा का पूरा रूल ही बदल सकते हैं। ओके, तो ऐसी चीज में आपकी ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं एज पर द केरला हाई कोर्ट, कि छोटे मोटे चीजें नहीं। ठीक है, छोटी मोटी चीजों को इंक्लूड नहीं, वो तो इंक्लूजन का पार्ट ही नहीं होती, वो तो अपने आप इंक्लूडेड है अगर आप मॉडिफाइड कर रहे हैं। अगर आप बोलें कि ये सब नहीं करेंगे तो इंक्लूडेड है, डीम्ड है, करना ही करना है। उसके लिए कोई स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। बड़े एक्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए, व्हेन अ सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर, सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड appropriate authority can exercise all the power of a civil code। ठीक है, मीन्स सेम पावर होती है जो हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के समय देखी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर है उसको रिसीविंग एविडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ, enforcing the attendance of witness, कंपेलिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब वो स्टैंडिंग ऑर्डर तब तक स्टैंड रहेगा जब तक वो खत्म ना हो जाए, और अब आपको वो चीज परफॉर्म तो करनी ही है, क्योंकि हेयरिंग के बाद डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चल रहा है, प्रॉपर हेयरिंग लेता है उसमें सर्टिफाइंग ऑफिसर, दैट इज अ लेबर कमिश्नर, और हेयरिंग के बाद उन चीजों को वो एप्लीकेबल करता है। तो ऐसे में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर जो चलता है वो आपको अप टू 6 मंथ आपको चलाना है। मॉडिफिकेशन 6 मंथ के बाद ही आप करेंगे, या फिर अगर दो लोगों में पार्टीज में ऑलरेडी डिसाइडेड है तो ठीक है। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर तब तक स्टैंडिंग पे रहेगा जब तक उसका पर्पस सेटिस्फाइड ना हो जाए।
ओके, तो ये इसके स्टैंडिंग ऑर्डर के रूल्स हैं, जो मॉडिफिकेशन है, जो पावर्स हैं, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई करने के पहले इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन अरोज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडिंग ऑर्डर, इन दैट सिचुएशन आप इसमें ऑब्जेक्शन लेते हैं। ऑब्जेक्शन लेने के बाद इसमें आपकी सारे के सारे प्रोसीजर को वो सर्टिफाइंग ऑफिसर हेयरिंग लेता है। सेम पावर है उसके पास जो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पावर होता है, सेम पावर वो अप्लाई करेगा। बात आ रही है समझ में? यहां पर आप किसी भी हिसाब से उसको आप चेंज नहीं कर पाते। उसके पास डॉक्यूमेंट बुलाने का, मंगाने का पूरा पावर है, उसके पास आपकी हेयरिंग लेने का पावर है, उसके पास आपकी जितनी सारी प्रोसीडिंग्स है, आपके जो भी ऑब्जेक्शन है उसमें एविडेंस लेने का पावर है। इन सारी सिचुएशन में उसके पास सारे पावर होते हैं। ओके, तो दैट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चांसेस कम है डिस्क्रिप्टिव के, लेकिन अगर पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है तो आपको डेफिनेशन से लेकर मॉडिफिकेशन तक सब लिखना है, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे प्रोसीजर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, अब उसके बाद आइए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, सेक्शन 12 सबसेक्शन ए। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ये एक जनरल रूल दिया जाता है, ठीक है। अब जनरल रूल ये होता है कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए, आप अपनी कंपनी में जो चाहे जिसको चाहे इंसर्शन करवा सकते हैं, बट जो बेस है आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम वैसे ही करेगा, वो स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपके लॉ होने के बावजूद वो लॉ तो अप्लीकेबल होंगे ही होंगे। आप बायलॉज बना लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, बट जो एक मॉडल लॉ जो आपका है वो तो अप्लीकेबल होना ही है। अब ये आपको सोचना है कि क्या दोनों लॉ का बोझ आप ले पाएंगे या नहीं, और नहीं तो बेटर है कि जो मॉडल लॉ है उसी को चलने दीजिए, क्योंकि आपके बायलॉज बनने के बावजूद मॉडल लॉ अप्लाई होगा ही होगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, सो ऐसे कोई भी ऑर्डर अप्लाई करने के पहले मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में जरूर देख लें। ओके, सो क्या है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर? सेक्शन 12 सबसेक्शन ए। Section 12 subsection A provides, not with understanding anything contained in section 3 to section 12 of the act, that during the time gap between the date and the act become applicable to industrial establishment and the date on which the certified standing orders that establishment comes into the operation, the modern standing order would apply to such establishment, and all the above provision of the act which apply to the certified standing order would also be applicable to such modern standing order। जो भी आप सर्टिफाइड एक्ट जो आपने लिया, जो लॉ बनाया, उसको जो जो एप्लीकेबिलिटी दे रहे हैं वो सारी की सारी मॉडर्न स्टैंडिंग ऑर्डर को अपने आप मिली हुई है। ओके, तो आप उससे हट के नहीं जा सकते। तो जो प्रोविजन इसमें है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो दिस इज द बेस। ओके, चलिए, तो बात वही है, आप कुछ भी कराइए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर तो अप्लाई होगा ही होगा, एंड यू हैव टू। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होगा।
इट्स लाइक अ प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अप्लाइड होगा ही होगा. ओके. So the above provision does not, however, apply to the industrial establishment in respect of the appropriate government of a government if the government is Maharashtra or government of Gujarat. ठीक है, इन दोनों के लिए नहीं, because in Maharashtra and Gujarat model standing order are not meant to be forced only for a limited period pending certification. तो ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फोर्स होगा आप पे. महाराष्ट्र और गोवा आप अलग अलग एक्ट बना लीजिए, वो ठीक है, बट जो मॉडल फॉर्म है वो आप पे फोर्स होना ही होना है. तो अंडर द बॉम्बे अमेंडमेंट एक्ट 1958 द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई इमीडिएटली. ठीक है, चांस नहीं देगा, आप पहुंचे और अप्लाई हो गया. सो बी प्रिपेयर फॉर दैट and continue to be apply in future. प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा, छूट नहीं मिलेगी आपको. and subject to the amendment may be certified by the authorities time to time. एप्लीकेशन के तरीके बदलेंगे, ठीक है, पोजीशन बदल सकती है, पर एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होगा ही होगा, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी. Okay, so the application of a model standing order to be established in Maharashtra has been discussed. आगे है model standing order frame under the Central Act. As far as the central government is concerned, the rule frame under the Act are known as Industrial Employment Standing Order Central Rules, जो अभी हम पढ़ रहे हैं. Under this rule, following three model standing order has been paid. कौन कौन से मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर? ठीक है, एक सेकेंड. जी, तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विच आर नॉट कोल माइंस. कोल माइन नहीं है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा. रीजन, कोल माइन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है. तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कोल माइन के बारे में हमने इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में डिस्कस किया था, जहां पे 195 डेज कंटिन्यूएशन ऑफ वर्किंग माना जाता है. ठीक है, तो ऐसे चीज में आपका ये एप्लीकेबल उनमें नहीं होगा, उसके अलावा सब में एप्लीकेबल है. ठीक है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. As far as Maharashtra is concerned, the relevant rule made under the Act are the Bombay Industrial Employment 1959, under which three model standing orders have been framed, namely modern standing order for a workman during or doing the manual or technical work, model standing order for clerical or supervisor work, और मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट. इन तीनों चीजों में आपका मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई होता है. तो यहाँ पे आपके बाकी चीजों का कोई लेना देना नहीं. एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन. फिर से मैं बता रहा हूं, आपके बायलॉज मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अफेक्ट नहीं कर सकते. आप ये बोले नो मीन्स नो, नॉट एप्लीकेबल. मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बेस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर के एग्जांपल्स आपको दिए हैं, दैट यू मे चेक बाय योर ओन. ओके, मींस शुरुआत के इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन है, हम एक नटशेल में इसको पढ़ लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन में कौन कौन से आते हैं? परमानेंट, प्रोबेशन, बदली, टेम्परेरी, कैजुअल और अप्रेंटिस. उसके बाद एज ऑफ द रिटायरमेंट. मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में एज ऑफ द रिटायरमेंट इज डिसाइडेड बाय दैट इंडस्ट्री ओनली. सुपर एनुएशन, जिसको आप
पेंशन बोलते हैं। पेंशन बहुत नॉर्मल वर्ड में आता है, सुपर एन्युएशन आपके लीगल वर्ड में आता है, बट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में आपका जनरल माना जाता है 58 ईयर्स। शिफ्ट वर्किंग, जो पार्ट में वर्किंग होती है, ठीक है। ट्रांसफर, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में ट्रांसफर करना, उसमें भी मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर आता है। डिसिप्लिनरी एक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, ये करना है ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बनते हैं। अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो दैट मीन्स इट्स अ वायलेशन ऑफ दैट रूल्स जो आपने बनाए। मिसकंडक्ट अगर आप करेंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा, याद रखिए, ठीक है। तो चीजें आगे पीछे हो सकती हैं एज अ पनिशमेंट, ओके। अगर आप हैबिचुअली ये चीज करने लगे तो ओके। इसमें आपका सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी इंक्लूड होता है। विशाखा केस, स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, लीगल लैंग्वेज में शायद आपको पढ़ने मिलेगा, ओके। मेडिकल एड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इट इज द सेम जो हमने वर्कमैन कंपेंसेशन में पढ़ा कि वहां पे आपको फर्स्ट एड का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है। अब फर्स्ट एड में आप क्या क्या रख सकते हैं ये आपके ऊपर है, ओके। चलिए, अब इसमें ये होता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसका आप यूज करें। जैसे आपने क्लिनिक बना रखा है, अवेलेबिलिटी है वहां पर, लेकिन हो सकता है उस क्लिनिक में आपने बेड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं की है, तो जो चीज मिल जाएगी वहां पर लिटा के उसका आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए, फर्स्ट एड दीजिए उसको, ठीक है। तो अब इसमें आप बेड रख लीजिए, सोफा रख लीजिए, खटिया रख लीजिए, या जमीन पे चिटाई बिछा लीजिए, उससे ये आपका एडिशनल है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कहता है टू प्रोवाइड अ मेडिकल एड फैसिलिटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट। कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है, पर एप्लीकेबल होगा ये जरूर। सिक्रेसी होनी चाहिए, सबके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मजदूर का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो वो आप उसके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे अगर वो छोड़ के जा रहा है तो। एक्सक्लूसिव सर्विस है, एक्स्ट्रा वर्क जो दिया जाता है वो उसको अगर करना है नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन है, उसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे, सर्विस कार्ड उसको कब प्रोवाइड करेंगे, वो परमानेंट कब होगा, राइट। और मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सेम जो हमने परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट या टेम्परेरी डिसेबलमेंट में पढ़ा था। तो दीज आर योर मेन पार्ट ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अब आते हैं हम मिसलेनियस प्रोविजन पे। मिसलेनियस प्रोविजन, पेमेंट ऑफ अ सब्सिस्टेंस अलाउड means when a workman is suspended by the employer pending the investigation or inquiry into the charges of misconduct, he is entitled for subsistence allowance, okay। मीन्स अगर आपने उसको डिसिप्लिनरी एक्शन पे सस्पेंड किया हुआ है तो उसको 50% वेजेस आपको देनी है 90 डेज तक, अगर आपके ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। लेकिन ये इंक्वायरी अगर 90 डेज के आगे बढ़ती है तो 75% पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। इट्स अ कंपल्सरी रूल एंड सच अलाउंस इज नोन एज सबसिस्टेंस अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन ए। कोई डिस्प्यूट होता है, आपको उठा के सस्पेंड कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ आज भी होता है, अगर वो सस्पेंड है तो 50% सैलरी मिलती है पेंडिंग द इंक्वायरी। अगर आप गलत पाए गए तो वो रिकवरी आपसे गवर्नमेंट करा लेगी, लेकिन आप सही हैं तो वो बैक वेजेस आपको मिल जाएगा, ओके। इसको आप बोलते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। खाली डेफिनेशन पार्ट याद रखिएगा, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद करेक्शन ऑफ क्लरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक, इट इज सेम एज वी सीन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एंट्री में, पेपर्स बनाने में
कोई भी एक्सीडेंटल मिस्टेक होती है तो वो पार्डनेबल इन नेचर है। एक्सीडेंटल मिस्टेक, जानबूझ के की हुई मिस्टेक नहीं, ठीक है। एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो जाए तो आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन जानबूझ के करे तो यह डिसिप्लिनरी एक्शन आप उस पर ले सकते, ओके। उसके बाद ओरल एविडेंस आर नॉट एडमिसिबल इन अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए प्रॉपर फॉर्मेट आपको दिया हुआ है तो ये ओरल एडमिसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। आपको राइटिंग में ही करना है, जो प्रोसीजर आपको दिया है वही करना है। कुछ देर के लिए वो ओरल स्टैंडिंग ऑर्डर ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, बट कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस के लिए आपको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं, ओके। पेनल्टीज अंडर द एक्ट, अगर इसमें कोई भी एम्प्लॉयर वो ड्राफ्ट सबमिट नहीं करता मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का, या फिर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई कर देता है कंट्रावेंशन प्रोविजन में, 6 महीने तक आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कर दिया तो आपको फाइन होगा 5,000 प्लस 200 रुपए पर डे टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ऑर्डर। अभी हमने पढ़ा ना कि 6 महीने तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर इन केस ऑफ एनी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट आपने चेंज कर दिया तो 5,000 का फाइन प्लस 200 रुपए पर डे चलेगा जब तक ये स्टैंडिंग ऑर्डर आपका कंटिन्यूअस है, या अगर आप ड्राफ्ट सबमिट नहीं करते। An employer who does an act in a contravention of a standing order finally certified under the act for his industrial establishment, इसमें उसको फाइन होगा कि साहब आपका ये जो भी है उसमें फाइन 100 रुपए और 25 रुपए पर डे आपका बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए 5,200 सेम चीज है। कॉन्ट्राडक्टिंग कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन है सर्टिफाइंग मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर से तो 100 रुपए और 25 रुपए। और थर्ड यहाँ पर है कि जो भी रूल मेड हुए हैं 1 और 2 में, जो अभी हमने इसमें देखे, अगर आप उसको कंटिन्यूअस करते जाते हैं तो पहली बार गलती करने पे 100 रुपया, दोबारा गलती करने पर 200 रुपया और 25 रुपया पर डे। ये छोटे छोटे रेशो हैं, इसको याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आते हैं ये, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आई नो कि सब गूगल ही मारने वाले हैं, पढ़ के तो कोई आने वाला है नहीं, बट ठीक है, मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूं कि आप पढ़ के एग्जाम देने वाले हैं, ओके। फिर उसके बाद आता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। All the prosecution of offense punishable under the act can be instituted only after obtaining a previous section of a appropriate government. Moreover, no court inferior to that a metropolitan magistrate. Prosecution means criminal case. ये जो फाइन इम्पोज हो रहा है ये तो सिविल है, प्रोसिक्यूट करना है, कुछ गलत किया है आपने, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, वहां पे MMFC होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थाने जैसी सिटी में और वसई जैसी सिटी में होते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं अपीलेट अथॉरिटी। अपील, सर्टिफाइंग ऑफिसर अगर कोई भी चीज पास कर रहा है, कोई भी ऑर्डर पास कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आपको 30 डेज के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी में अपील करनी है। मीन्स आपने ऑब्जेक्शन लिया, बीइंग एज अ वर्कर, बीइंग एज अ ट्रेड यूनियन, कि इसको अप्लाई मत करिए, लेकिन फिर भी उसने अप्लाई कर दिया, तो आप 30 डेज के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी में इसकी अपील कर सकते हैं। और अपीलेट अथॉरिटी 7 दिन के अंदर अंदर जो उसका ऑर्डर वो पास करेगा वो आपके सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देगा, ओके।
तो ऐसे में आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते, बट नॉट इन ऑल मैटर्स। जो सर्टिफाइड कॉपी जो आपको मिल रही है उसमें, और अपीलेट अथॉरिटी अपना ऑर्डर देने के बाद विद इन द 7 days वो ऑर्डर उस सर्टिफाइड ऑफिसर को दे सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। इंटरप्रेट कौन करेगा? स्टैंडिंग ऑर्डर पास तो हो गया है, उसका इंटरप्रिटेशन कौन देगा? क्या सही है, क्या गलत है, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। तो इफ एनी क्वेश्चन अरोज in the application or interpretation of any standing order, the matter is to be referred to only one of the labor code specified for this purpose. Interpretation के लिए आप लेबर कोड में जाएंगे जहां पर आपको उस लॉ के बारे में इंटरप्रिटेशन मिलेगा। ओके, और सच रेफरेंस कौन कर सकता है इंटरप्रिटेशन? एम्प्लॉयर, वर्कमैन और ट्रेड यूनियन, सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। उसके बाद आते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर, सेक्शन 14 सबसेक्शन ए। पावर डेलीगेट कैसे होती? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी पावर which is exercisable by such code under this act or the rules made thereunder shall in relation to such matters and subject to such condition as may be specified also be exercisable when an appropriate government is central government, officer authorized by the central government. अगर appropriate government आपकी state government है तो officer authorized by the state government। ठीक है, इसमें रूल कौन बनाएगा? सेम चीज, अगर जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे रूल बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज योर स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट।